हेलो बच्चों, ये रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। देखिए, इसमें मैं आपको समझाऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज के बारे में और प्रिज्म के बारे में, है ना। मेनली प्रिज्म पे फोकस रहेगा यहाँ पर। देखिए, ये प्रिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। जो एनसीईआरटी में है बस वही एक्सप्लेनेशन करूंगा। एनसीईआरटी के बाहर की जो चीजें हैं जो नीट में भी पूछी जाती हैं, जेई में पूछी जाती है ना, वो मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगा, अलग से फिर से दोबारा रे ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो काफी डिटेल में होता है, जो नीट और जेई के लिए होता है। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस और प्रिज्म अभी आज के वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना, अपकमिंग वीडियो जो 3 to 4 डेज में मिलेगा आपको, या 2 डेज में, उसमें मैं आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। कंसिडर टू lenses A and B of focal length f1 and f2 placed in contact with each other। देखिए, यहाँ पे दो लेंस रखा गया, एक का फोकल लेंथ f1 है तो दूसरे का फोकल लेंथ f2 है। ओके, लेट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट पॉइंट O बियॉन्ड द फोकस ऑफ द फर्स्ट लेंस A। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया, कहीं फोकस इधर होगा तो फोकस के बियॉन्ड रखा गया ऑब्जेक्ट, ठीक। लाइट इधर जा रहा है, हम लोग मेजरमेंट करने इधर जाएंगे, है ना। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट लेंस प्रोड्यूसेज एन इमेज एट I1, क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट है ना, यहां से बच्चों रेज ऐसे जाएगा, ठीक है। तो पहला लेंस, मान लो ये दूसरा वाला लेंस अगर नहीं होता, ठीक है, तो दूसरा वाला लेंस अगर नहीं होता तो पहला वाला लेंस की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट लेंस की, तो फर्स्ट लेंस तो ऐसे ही इमेज बनाता ना यहाँ पर। तो वही तो बोलना चाह रहा कि अगर ये O है तो I1 जो बनेगा ना यहाँ पर, ये I1 ये ऐसे जाता अगर ये सेकेंड वाला लेंस नहीं होता तो। बट सेकेंड लेंस है, इसलिए क्या हुआ, रेज थोड़ा सा और कन्वर्ज हो गया और यहाँ पे आई इमेज बन गया। तो सपोज कीजिए अगर ये बी वाला लेंस नहीं होता तो इमेज कहीं इधर फॉर्म होता, जो कि इनके मिड पॉइंट से कहाँ होता, V1 डिस्टेंस पर। अब यहाँ पे मिड पॉइंट कौन सा लोगे, तो ऑप्टिकल सेंटर ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे बीच में लेंगे, क्योंकि जो लेंस है ना काफी थिन है, और थिन लेंस होने की वजह से इनका ऑप्टिकल सेंटर लगभग एक ही जगह लाई करता है। तो उसको हम एक कॉमन पॉइंट ले लेंगे, बीच वाला पॉइंट। यहां से V1 डिस्टेंस पे फर्स्ट लेंस के वजह से इमेज बनेगा, और ये जो इमेज होगा ना I1, ये एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा किसके लिए, सेकेंड लेंस B2 के लिए, सॉरी सेकेंड लेंस B के लिए। तो I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर लेंस B। ओके, सो इमेज ऑफ I1 विल बी फॉर्म्ड हियर एट पोजिशन I। ओके, सो I1 का इमेज यहां पर I पे बनेगा, जो कि फाइनली V डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। सिंस इमेज I1 इज अ रियल, अगर ये नहीं होता लेंस B, तो यहां पर रियल इमेज बनता, जैसे कि यहां दिखा रहा हूं मैं। ओके, ठीक है ना, समझ में आया आपको। इट सर्व्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। यहां पे ना इसको अंडरलाइन कर दिया जाए। सिंस इमेज I1 इज रियल, इट सर्व्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस B, प्रोड्यूसिंग द फाइनल इमेज एट I, ठीक है। अब मतलब यहां पे I फाइनल इमेज बना। इट मस्ट हाउ एवर बी बोर्ड इन माइंड दैट फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द फर्स्ट लेंस इज प्रिज्यूम्ड ओनली टू फैसिलिटेट डिटर्मिनेशन ऑफ द पोजिशन ऑफ द फाइनल इमेज। ओके, समझ में आया आप लोगों को। बोला चाह रहा है कि इट मस्ट बी बोर्न इन माइंड दैट फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द फर्स्ट लेंस, जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है फर्स्ट लेंस की वजह से, वो प्रिज्यूम्ड है ओनली टू फैसिलिटेट द डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। मतलब जो ये फर्स्ट जो लेंस है ना, इसकी वजह से जो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, जस्ट एक मतलब क्या बोले उसको, एजम्पशन है कि यहाँ पर ये I1 जो इमेज है वो पहले लेंस की वजह से यहाँ बना होगा, जो कि एक एज ऑब्जेक्ट काम किया होगा सेकेंड लेंस I के लिए, ठीक है ना। जस्ट एक एजम्पशन है वो, ठीक है। मतलब बना तो होगा ही, बट वहां पर रियल में बन नहीं रहा ना। फाइनली इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो वहां तो हम कंसिडर ही नहीं कर सकते ना, बट वो जस्ट एक एजम्पशन है। ओके, अब देखिए, इन फैक्ट द डायरेक्शन ऑफ रेज emerging from the first lens gets modified in accordance with the angle at which they strike the second lens। ठीक है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो फर्स्ट लेंस से जो रेज निकला है ना, वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा अपने एक्चुअल पाथ से, मतलब ये थोड़ा बेंड हो जाएगा, और ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, मैं जरा हाईलाइट कर दूं इसको। द डायरेक्शन ऑफ रेज emerging from the first lens get modified accordance with the angle at which they strike the
second lens. Since the lenses are thin, since the lenses are thin, we assume that optical centers of the lenses to be coincident, मतलब coincide करेगा. अभी क्या बोला मैंने आपको कुछ देर पहले कि इसका यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है, बट लेंस इतना थिन है ना कि यहाँ पे coincide मतलब दिखेगा कि दोनों एक ही जगह, मतलब ऐसा लगेगा कि दोनों का जो ऑप्टिकल सेंटर वो एक ही जगह है, तो इसलिए कॉमन पॉइंट पे एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर. ठीक है. लेट दिस सेंट्रल पॉइंट बी डिनोटेड बाई P, जिसको P से डिनोट किया है. द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेंस, द इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेंस A वी गेट. अब देखो लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/v1 माइनस 1/u, मतलब 1/v इक्वल यहाँ पर, ठीक है, अपॉन 1/f. तो f1 ले लेंगे क्योंकि फर्स्ट लेंस की बात हो रही है ना. यहाँ पे कोई भी साइन कन्वेंशन अभी आपको यूज नहीं करना है, जस्ट एज इट इज जो फॉर्मूला है ना 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, उसी को यूज करना है. तो फर्स्ट लेंस के इमेज डिस्टेंस कितना v1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना u, फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ कितना f1, तो वही सीधे डायरेक्टली यूज करना है. यूज नहीं करना होता है बच्चों, क्योंकि हमें फाइनली निकालना होता है क्या, फाइनल निकालना होता है कि फोकल लेंथ इक्विवेलेंट कितना होगा जब कंबाइन करेंगे. अब देखो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो सेकंड वाला पार्ट है, एक मिनट, ये जो सेकंड वाला लेंस है ना, ये वाला, ये लेंस का जो मतलब इस लेंस का जो इमेज आई बना है उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह कौन काम करेगा, I1. तो I1 एज ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे अब सेकंड लेंस में यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंगे ना वो v1 लेंगे. तो देखिए इसलिए क्या हुआ कि फाइनल इमेज v और ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे u था ना फर्स्ट लेंस में, उसकी जगह पे यहाँ पे क्या आया, देखा आप लोगों को, एक बार हाईलाइट करता हूँ, रुकिए, यहाँ पे u की जगह पे क्या रख देंगे सेकंड वाले में v1, ठीक है, और सेकंड लेंस का फोकल लेंथ f2. क्लियर. अब इन दोनों लेंस को ऐड कीजिए, मतलब दोनों का लेंस नहीं, मतलब दोनों का जो इक्वेशन आया ना, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को ऐड कीजिए आप. तो देखिए यहाँ पर ये जो v1 है ना पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. अब ये जो है ना इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1/f इक्विवेलेंट, क्योंकि हम ऐसा मानेंगे कि यहाँ पे एक दोनों को रिप्लेस करके, हम ऐसा मानेंगे कि दोनों को हटा करके एक सिंगल है ना, दोनों को हटा करके एक सिंगल हम मान लेंगे कि एक सिंगल लेंस है जिसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f इक्विवेलेंट है. ठीक है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/f इक्विवेलेंट, जिसको 1/f भी लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, जो कि किसके बराबर हो गया, 1/f1 प्लस 1/f2. तो यहाँ पे जो फाइनली जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिला ना वो क्या आया, 1/f1 प्लस 1/f2. ठीक है. अब चाहे कितने नंबर्स भी लेंस हो, ठीक है, मान लो 10 लेंस है ना, तो सभी को ऐसे ऐड करते चलो, सभी को ऐसे ऐड करते चलिए, जितने तक है सभी को ऐड करते चले. अगर n नंबर है तो n नंबर तक ऐड करते चले. समझ पाए, तो आपको इस टाइप से फोकल लेंथ मिल जाएगा. क्लियर. अगर दो फोकल लेंथ सिर्फ मतलब सिर्फ दो ही लेंस है ना, तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला बनेगा ना सिंप्लीफाई होकर के, वो ये बनेगा f1 f2 बाई f1 प्लस f2. ठीक है, लेंस का जो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर होता है 1/f. ठीक है, मिरर में माइनस 1/f था, मिरर में यहाँ पे माइनस आता था, बट लेंस में ये सिर्फ 1/f होता है. तो इसलिए क्या करेंगे, इसकी जगह पे आप p लिख देंगे, यहाँ पर p1 लिख देंगे, यहाँ पर प्लस करके p2 लिख देंगे, नेक्स्ट होगा तो p3, नेक्स्ट होगा तो p4, ऐसे करके लिखते चलेंगे. तो आपको पूरे कॉम्बिनेशन का पावर यहाँ पे मिल जाएगा. ओके, तो p इज द नेट पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन. ठीक है, समझ में आ गया. नोट दैट द सम इन द इक्वेशन है ना इज एन अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स. सो सम ऑफ द टर्म्स ऑन द राइट साइड मे बी पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंसेज. देखो यहाँ पर ना कॉनकेव लेंस के लिए कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि कॉनकेव लेंस की बात करें बच्चों तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ एक चीज, कि कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ना वो ऑलवेज नेगेटिव होता है. ऑलवेज नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए हमेशा ऑब्जेक्ट चाहे इधर हो चाहे ऑब्जेक्ट इधर हो, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो रेज ऐसे जाएगा. ठीक है, अब दोनों का रेडियस अलग अलग हो सकता है,
मे बी, बट फोकल लेंथ तो एक ही लेना पड़ेगा, है ना। फोकल लेंथ तो पूरे दोनों सरफेस का मिला के एक ही होगा ना। तो यहाँ पे फोकल लेंथ में हम साइन कन्वेंशन किसके लिए लेंगे, क्योंकि इसका देखोगे तो इसका सेंटर इधर है C2, इसका देखोगे तो इसका सेंटर मान लो इस वाले सरफेस का सेंटर इधर है। तो लाइट जिस सरफेस पे फर्स्ट टाइम स्ट्राइक करेगा ना, उसी सरफेस के अकॉर्डिंग लिया जाता है फोकल लेंथ का साइन, ठीक है। तो जैसे लाइट यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस वाले सरफेस पे स्ट्राइक किया ना, लेफ्ट वाले सरफेस पे यहाँ पर, है ना, यहाँ पे स्ट्राइक किया, दैट मीन्स कि इसी के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन डिसाइड होगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर इधर देखें तो फोकस मान लो अगर F1 इधर है, तो आप मेजरमेंट करने कहाँ जाओगे, लाइट इधर जा रहा है और आप मेजरमेंट करने ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाओगे, तो इसीलिए कॉनकेव का ना ऑलवेज फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। इवन मैं आपको समझा रहा हूं, इवन अगर ऐसा भी हो जाए कि आप ऑब्जेक्ट को इधर रख दोगे ना, तो रेज इधर जाएगा, तो फर्स्ट टाइम रेज किस पे स्ट्राइक किया, फर्स्ट टाइम रेज इस पे स्ट्राइक किया, तो अब इसको क्या बोलेंगे, इसको R1 बोलेंगे, तो इसको R2 बोलेंगे, मतलब जिस पे लाइट फर्स्ट टाइम स्ट्राइक करेंगे जिस सरफेस पे, उसको हम फर्स्ट सरफेस कंसीडर करते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ही साइन कन्वेंशन होता है। तो फोकल लेंथ F1 इधर हो गया, तो अब मेजरमेंट करने कहाँ जाओगे, तो आप मेजरमेंट करने जाओगे ऑप्टिकल सेंटर से लाइट के अगेंस्ट में इधर जाओगे मेजरमेंट करने, तब भी फोकल लेंथ क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो कॉनकेव का नेगेटिव ही आता है बच्चों, ठीक है। इसी टाइप से कॉन्वेक्स का देखोगे ना, तो कॉन्वेक्स का ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मान लो फोकस यहाँ पे F1 है, इधर में F1 है, इधर में F2 है, क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस है, सेकंड सरफेस, लाइट जिस सरफेस पे पहली बार स्ट्राइक करेगा वो फर्स्ट सरफेस, तो इसका सेंटर तो इधर होगा ना, इधर होगा, है ना। तो हम लोग इधर जाएंगे मेजरमेंट करने, समझ में आया। तो इसलिए क्या होगा कि हम ऑप्टिकल सेंटर से इधर जब मेजरमेंट करने जाएंगे तो रेज के डायरेक्शन में जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखिए कि जब भी कॉन्वेक्स लेंस की बात होगी ना, तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि फर्स्ट सरफेस से जब हम देखेंगे तो फर्स्ट सरफेस का हमेशा ही पॉजिटिव फोकल लेंथ आएगा। तो कॉन्वेक्स का पॉजिटिव और कॉन्केव का नेगेटिव आता है ऑलवेज, ठीक, समझ में आया। अब देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज helps to obtain diverging or converging lenses of desired magnification. It also enhances sharpness of image, है ना। शार्पनेस अगर देखें ना तो बढ़ा देगा, मतलब यहाँ पर, ठीक है। Since the image formed by the first lens becomes the object for second lens, implies that the total magnification m of the combination is product of magnification, ठीक है। मतलब ये ऑल इंडिविजुअल लेंसेज का मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होगा, मतलब जैसे यहाँ पे M1 M2 M3 सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, तो क्वेश्चन अगर हम देखें तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर 9.20, ठीक है। ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ पर है, कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, ओके। तो ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, और पहला जो लेंस है ना वो कॉन्वेक्स है। फर्स्ट लेंस की बात करें तो ये कॉन्वेक्स है, ये प्लानो कॉनकेव है, और ये कॉन्वेक्स है, कंप्लीट कॉन्वेक्स है ये, ठीक है। और ये प्लानो है, मतलब एक साइड से प्लेन है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे ये सभी के सभी थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर रखे गए हैं, मतलब थोड़ा सेपरेशन पर रखा गया। तो हम लोगों को जब पूछा गया कि फाइंड द फाइनल पोजीशन, तो उसमें उस केस में क्या करेंगे कि पहले देखो इसका हम निकालेंगे कि इस कॉन्वेक्स की वजह से इमेज कहाँ बनेगा। तो फर्स्ट लेंस की वजह से देखें तो देखो रेज कहाँ जाएगा, रेज इधर जाएगा, बट हमें मेजरमेंट करने कहाँ जाना है, ऑप्टिकल सेंटर से अपोजिट में। दैट मीन्स कि फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, -30। तो देखिए इसलिए U1 को यहाँ पे -30 रख दिया गया। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब रेज है ना ये फर्स्ट सरफेस पे स्ट्राइक करेगा और फर्स्ट सरफेस का फोकस इधर होगा, दैट मीन्स कि मेजरमेंट करने इधर जाना पड़ेगा, तो फोकस पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव यहाँ पर ले लिया है, ओके। F1 को 10, तो यहां से अगर हम देखें सिंप्लीफाई करके तो 1/V1 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/10, देन 1/V1 इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30, ओके। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो V1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V1 इज इक्वल टू आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए
अब यहाँ पे द इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेंस सर्व्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड। अब जो फर्स्ट लेंस की वजह से इमेज बना है वो तो सेकंड के लिए क्या एज ऑब्जेक्ट काम करेगा, बट इमेज बना कहाँ पे है ये भी देखना पड़ेगा। तो इमेज का जो डिस्टेंस आया है तो पॉजिटिव में आया ना, तो इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव आने का मतलब ये होता है कि हमें रेज के डायरेक्शन में ही कहीं पर, मतलब रेज इधर जा रहा था ना, तो इसी डायरेक्शन में कहीं पर इमेज बना होगा, ठीक है। और कहाँ बना होगा 15 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे इधर में कहीं पे इमेज बना होगा I1, जो इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से टोटल डिस्टेंस इमेज की हम बात करें तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस अगर इमेज I1 का कहीं बना होगा तो 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से कितने सेंटीमीटर पे हो गया, 10 सेंटीमीटर पे हो गया ना, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर उसमें से हटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अब जो ऑब्जेक्ट है ना वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है, सेकेंड लेंस से राइट में, ठीक है। द बोला कि दो द इमेज इज रियल इट सर्व्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहां पर देखें अगर हम लोग तो जो पहला वाला जो लेंस है बच्चों, इसकी वजह से जो यहाँ पे जो, एक मिनट रुकिए, ये जो ऑब्जेक्ट था ना इसका इमेज कहीं इधर 15 सेंटीमीटर बना था, ठीक है, जो कि क्या है रियल है, मान लो रियल है, क्योंकि रियल में यहाँ पर लाइट आया है ना, तो रियल इमेज का फॉर्मेशन हुआ था। बट यहां पर क्या होगा, यहां पर कि अब ये जो पार्ट है ना, ठीक है, ये I1 एक एज अ ऑब्जेक्ट इसके लिए काम करेगा। तो जैसे बीच में जब ये लेंस जो प्लेनो कॉन्वेक्स नहीं था ना, जब प्लेनो कॉन्केव नहीं था तब तो रेज सीधा जा रहा था, बट बीच में अगर एक लेंस लाके पुट कर दोगे तो अब ये रेज इसे सीधा नहीं निकलेगा, अब थोड़ा सा ये डाइवर्ज हो जाएगा, ऐसे आएगा और थोड़ा सा डाइवर्ज होकर के इधर आ जाएगा, समझ में आया। तो ये I1 अब इसका जो इस लेंस की वजह से जो इमेज बनेगा ना इधर में कहीं पे, उसके लिए I1 क्या होगा, एक एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। और अब यहाँ पर रेज ऐसे डॉटेड डॉटेड मतलब डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा तो डॉटेड होगा, दैट मीन्स कि अब ये जो रियल इमेज था ना अब एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगा सेकेंड लेंस के लिए, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, है ना, एक मिनट एक मिनट, ठीक है। तो वही लिखा है कि सर्व्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस विच मीन्स दैट द रेज अपीयर टू कम फ्रॉम इट फॉर द सेकेंड लेंस, ओके। तो अब यहां पर देखिए तो अब यहां पर देखिए अगर हम लोग तो इसमें अगर देखें हम लोग, देखिए तो रेज इसको बोला कि अपीयर है ना, अपीयर टू कम फ्रॉम इट फ्रॉम फॉर द सेकेंड लेंस, तो रेज यहाँ पे अपीयर होगा ऐसा मतलब कि सेकेंड लेंस से आ रहा है, तो फोकल लेंथ देखोगे तो क्या होगा, मेजरमेंट का इधर जाना पड़ेगा ना, तो ये नेगेटिव फोकल लेंथ पुट कर दिया, ठीक है। बट जो रेज है वो तो एक्चुअल में इधर से ही आ रहा है ना, रेज जो है वो तो एक्चुअल इधर से आ रहा, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, हम लोग इधर देखेंगे कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पे है बट रेज एक्चुअल में इधर से आ रहा है, तो हम अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजरमेंट करने जाएं तो ये प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करने पे जो U2 आएगा ना वो इन्फिनिटी आएगा, दैट मीन्स कि द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द सेकेंड लेंस, दिस एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द थर्ड लेंस, ठीक है। फिर इसी टाइप से आगे थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो आपको यहाँ पर V3 आ जाएगा, ठीक है, मतलब जो फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस है ना वो मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक बच्चों यहाँ पर रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अगर प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन देखें हम लोग, ओके, तो ये एक मतलब प्रिज्म यहाँ पर दे दिया गया पूरा कंप्लीट। अब देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, फिगर्स 9.21 shows द पासेज ऑफ द लाइट थ्रू द ट्रायंगुलर प्रिज्म ABC, है ना, ABC ये पूरा एक ट्रायंगल हो गया। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट फेस AB आर I एंड R1, बोला गया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, क्योंकि यहां पर देखें अगर हम लोग, है ना, तो ये चीज देखिए, ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा यहां से, तो यहां पर हम अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आएगा I, और फिर यहां पर ये R1, फिर अब यहां पर फिर से आके इंसिडेंट हुआ तो फिर मीडियम चेंज करेगा ना, तो फिर से लाइट रिफ्रैक्ट करेगा। और इस चीज को हम जानते हैं बच्चों कि जब भी रेयरर से डेंसर जाता है ना तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है, तो ये नॉर्मल है ना, तो टूवर्ड्स नॉर्मल ऐसे बेंड करेगा, ठीक है। अब फिर जब डेंसर से रेयरर जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है, तो ये नॉर्मल हो गया सेकंड फेज के लिए, तो यहां से लाइट निकल जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल,
ठीक है। तो ये सेकेंड सरफेस के लिए जो R2 है ना वो एज एंगल ऑफ इंसिडेंस काम करेगा, और ये जो E है ये काम करेगा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ, एक मिनट रुकिए, इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्योंकि यहां से इमर्ज हो रहा है ये, और इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे, इसको हम लोग इमर्जेंट रे बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आई होप आप लोगों को। और ये R1 R2, यहाँ पर R1 हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस और R2 हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सेकंड सरफेस, दैट इज की AC। तो जब जब मीडियम यहाँ पर चेंज होगा ना तब तब लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट करेगा। क्लियर हो गया? ओके। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या आगे बोला जा रहा है उसको पढ़ते हैं हम लोग। While the angle of incidence from glass to air at second phase AC is R2, जिसको बोल रहा था कि ये R2 एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, and angle of refraction that is emergence is E. The angle between the emergent ray R is the angle between the emergent ray, ये वाला, and the direction of incident ray PQ, जो डायरेक्शन है ना इंसिडेंट रे PQ का ये वाला, और ये इनके बीच का जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना इसको बोलते हैं हम डेविएशन, दैट मीन्स टोटल डेविएशन। लाइट को जाना कहाँ चाहिए था, लाइट को जाना इधर चाहिए था ना, बट लाइट कहाँ चला गया, इधर चला गया, दैट मीन्स कि लाइट इतना डेविएट हो गया है, तो टोटल डेविएशन हो गया। ठीक है, इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन इन क्वाड्रिलेटरल AQNR, इन क्वाड्रिलेटरल, यहां पे मार्क करता हूं रुकिए, AQNR, the two angles at the vertices Q and R are right angles। अगर यहां देखें हम लोग तो ये तो डॉटेड लाइन ये वाला है, ये तो क्या है, नॉर्मल है ना, तो ये पूरा कितना एंगल 90 बना, ये भी पूरा कितना 90, दैट मीन्स कि एंगल Q कितना होगा 90 डिग्री, एंगल R कितना होगा 90 होगा। ठीक है, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऐसे दिखा रहा हूं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स तो 360 होता है। समझ में आया ना जो बोलना चाह रहा हूं बच्चों, कि यहां पर ये बोला किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आप सम ऑफ एंगल्स देखेंगे तो आपको 360 मिलेगा, तो दो एंगल तो मालूम हो गया। ठीक है, दैट मीन्स कि हम लोग बोलेंगे कि ये यहां पर ऐसे लिख देता हूं मैं कि एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल N इज इक्वल टू 360, बट QR कितना है 90 है, दैट मीन्स 180। तो यहां से एंगल A प्लस एंगल N को हम लोग, जो एंगल N है ना उसको QNR भी लिख सकते हैं, QNR NCERT के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों 180 है, इसको लेकर इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उधर लेकर सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो क्या रिमेनिंग होगा 180 डिग्री। ठीक है ना, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम द ट्रायंगल QNR, फ्रॉम द ट्रायंगल QNR, ये वाला, एक मिनट, QNR, इस ट्रायंगल से सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 180। ठीक है ना, सम ऑफ एंगल्स तो 180 होता है, दैट मीन्स कि आप बोलेंगे R1 प्लस R2 प्लस एंगल QNR इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को कंपैरिजन करके देखिए, तो आपको कंपैरिजन करने पे क्या दिखेगा कि जो एंगल A है ना, जिसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोल रहे हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 के, दैट मीन्स कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब R1 हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस और R2 हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सेकंड सरफेस। ठीक है, अब हम टोटल डेविएशन की बात करते हैं। टोटल डेविएशन क्या होगा? ठीक है, तो द टोटल डेविएशन इज द सम ऑफ डेविएशंस एट टू फेसेस। जो दोनों फेस है ना, इन दोनों फेस पे जो टोटल डेविएशन, दोनों फेस पे जो डेविएशन आएगा ना, उन दोनों फेस का जो डेविएशन होगा वही टोटल डेविएशन होगा। ओके, तो यहां पर डेविएट ऐसे हुआ, इतने से डेविएट हुआ, देखो तो ये पूरा एंगल देखिएगा हम लोग, तो ये कंप्लीट एंगल कितना है I, अपोजिट एंगल I। ठीक है, उसमें से R1 हटा दो तो फर्स्ट डेविएशन कितना हो जाएगा I माइनस R1। ठीक है, सेकंड डेविएशन देखें तो लाइट को जाना कहां चाहिए था, लाइट को जाना इधर चाहिए था, जो डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं ब्लैक से में, इधर जाना चाहिए था, बट नहीं गया।
तो ये अगर ये R2 है तो उसका अपोजिट एंगल ये भी क्या मिलेगा, R2 मिलेगा। तो अगर पूरा एंगल ये E है, ये पूरा अगर E है तो उसमें से R2 हटा दो तो डेविएशन वाला पार्ट तो यही हुआ ना, तो ये कितना हो जाएगा, E माइनस R2, E माइनस R2। ठीक है, तो यहाँ पर डेविएशन क्या मिला, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो देखिए यहाँ पर डेविएशन क्या आया, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो यहाँ से हम लोग देखें अगर लिख करके तो डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 क्या है, A है, तो यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A आ जाएगा। तो ये हम लोग को टोटल डेविएशन मालूम हो जाएगा। अब यहाँ से क्लियर देख सकते हैं कि जो डेविएशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स कि आई पे डिपेंड कर रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसा होगा ना उसके अकॉर्डिंग ही ई होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में। उस ग्राफ को हमें देख करके कुछ पॉइंट्स यहाँ से मतलब समझना है, मतलब याद करना है। यू कैन सी दैट इन जनरल any given value of delta except for I is equal to E corresponds to two values of I and hence of E. This in fact is expected from the symmetry of I and E. Delta remains unchanged। अब देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिए कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना वो सेम रहेगा अगर हम I और E का पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब मैं बोलता हूं कि ये I हो गया और ये E हो गया, मतलब लाइट को इधर से इंसिडेंट करा के इधर भेज देते हैं ना सेम एंगल पे, तो यहाँ पर डेविएशन में कोई चेंजेस नहीं आता है। मतलब I और E को इंटरचेंज करने से डेविएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये ग्राफ आपको बच्चों याद रखना पड़ेगा यहाँ पर कि ग्राफ जो है ना डेविएशन का एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, ऐसा ग्राफ होता है। Physically, this is related to fact that path of the ray can be traced back। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो रे का जो पाथ है ना वो ट्रेस बैक हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है आई और ई को। दैट मीन्स कि पाथ हम वापस से रिट्रेस कर सकते हैं, जिधर से गया था ना उधर से वापस भेज सकते हैं। लाइट ऐसे गया था, इसको वापस ऐसे भेज सकते हो। ठीक है, समझ में आया? ओके, एट द मिनिमम डेविएशन, क्योंकि देखो ग्राफ देखोगे ना तो यहाँ से मैक्सिमम डेविएशन से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे डेविएशन कम होते गया जैसे जैसे देखो जैसे जैसे आई का वैल्यू बढ़ रहा है ना, देखो डेविएशन कम होते जा रहा है। फिर आई का वैल्यू कम होते बढ़ते बढ़ते आई का वैल्यू इंक्रीज होते होते डेविएशन एक पॉइंट पे मिनिमम आया, फिर वापस से डेविएशन बढ़ने लगा, है ना। एट द मिनिमम डेविएशन द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू इट्स बेस। और ये जो पॉइंट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एट द मिनिमम डेविएशन द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू इट्स बेस। मतलब जब मिनिमम डेविएशन होगा बच्चों तब जो रिफ्रैक्टेड रे है ना ये पैरेलल टू बेस हो जाएगा। ये लाइन मतलब ऐसे पैरेलल हो जाएगा बेस के पैरेलल। ठीक है, अब अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डेविएशन मिनिमम है। और डेविएशन मिनिमम तभी होगा जब I इज इक्वल टू क्या हो जाए, E हो जाए। इस कंडीशन को आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर I इज इक्वल टू E होगा तो यहाँ पर एक कंडीशन और आता है कि R1 इज इक्वल टू R2। ये सब चीजें बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीजें मतलब ग्राफ जो है ना ये बार बार एक्सपेरिमेंट करके तब दिया गया है। लाइट पास करा के बार बार लाइट को मतलब प्रिज्म से भेजा गया, देखा गया भाई कितना एंगल पर क्या हो रहा है। ठीक, तब वहां से ये चीज मिलता है। समझ में आया ना आप लोग? वहां से ये चीज मिलता है हम लोग को डेविएशन का फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला मतलब कि कंडीशन कि डेविएशन तभी मिनिमम होगा जब I इक्वल टू E हो और R1 इक्वल टू R2 हो। तो अगर R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R ले लेते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि R1 प्लस R2 इक्वल टू A। दैट मीन्स कि ट्वाइस R इक्वल टू A, तो R इक्वल टू क्या आएगा A बाई 2। तो R इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा A बाई 2। ठीक, समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया आप लोगों को? तो अगर यहां से R इक्वल टू A बाई 2 आया, ठीक है, तो हम लोग और कंडीशन अगर देखें तो जो मिनिमम डेविएशन है वो I प्लस E माइनस A में I इक्वल टू E था ना,
तो 2i माइनस ए आ जाएगा। तो यहां से i इज इक्वल टू क्या आएगा, मिनिमम डेविएशन प्लस ए बाई 2 आएगा, जो कि यहां लिखा हुआ देखिए, ठीक है। तो अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, यहां पर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे इसमें। तो इसमें अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो मान लो कि ये हम लोग के पास प्रिज्म हो गया, ठीक है, ओके। और प्रिज्म ऐसा हो गया, ये आई, तो अब क्या लिखोगे, साइन आई, और ये R1 R है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ये n और ये एयर हो गया, तो n/1। दैट मीन्स कि साइन आई क्या लिखोगे, तो आई की जगह पर लिख दोगे आप डेल्टा मिनिमम, देखो यहां निकाल रखा हम लोगों ने, प्लस a/2, ये जस्ट कंडीशन है। और r की जगह पे हम लोगों ने a/2 निकाला था, यहां से देखिए a/2, उसको उठा के यहां रख दीजिए, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ जाएगा, आपको यहां से मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे बोला जाए कि अगर डेविएशन बहुत ही स्मॉल हो, मतलब प्रिज्म बहुत थिन हो, तो प्रिज्म अगर बहुत थिन है तो डेविएशन भी क्या होगा, डेविएशन भी बहुत ही कम होगा। तो डेविएशन अगर मतलब और कम होगा, दैट मीन्स कि हम लोग बोलेंगे कि एंगल जो है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम हो जाएगा, तो ये आई हो जाएगा, समझ में आया ना। मतलब साइन थीटा को हम थीटा लेंगे, दैट मीन्स कि ये जो है ना साइन ए प्लस है ना, डीएम मतलब कि डेल्टा मिनिमम हो गया, डीएम मतलब डेल्टा मिनिमम बाई 2 को हम लोग सीधे साइन हटा देंगे, तो ए प्लस डी बाई 2, और यहाँ साइन हटेगा तो a/2। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब ये n/1 का मतलब होता है कि n2/n1। मैंने यहाँ पर क्या किया कि n2 को n ले लिया और n1 को एयर ले लिया था। अगर आपको नहीं इच्छा लेने की तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप n21 लिखिए, मतलब कि ये हो गया, लिख देता हूँ कि डेल्टा मिनिमम दैट इज कि डी मिनिमम इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 इंटू ए, ठीक है, समझ में आ गया। तो आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो अगर पूरा समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे। थैंक यू बच्चों, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर आपको और ज़्यादा डेप्थ में जानना है तो थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा रे ऑप्टिक्स पे, जिसमें बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाकर के हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना, वीडियो लेक्चर होगा, इसमें मैं आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूरा क्लियर करूंगा, और यहाँ पे पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके एकदम एक एक लाइन क्लियर हो जाएगा, है ना। और एनसीईआरटी से ज़्यादा नहीं पढ़ना अपने को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सो ये पूरा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, ओके, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।